हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शुभ्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री, बेहतरीन, एक नंबर एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सकें। ठीक है, सो आज मैंने आपको पढ़ाना है कुछ और बेसिक फिनोमिनाज ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ चीजें खत्म की थी, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था द ग्रेन्यूल्स में मैंने आपको बताया था कि देयर आर सो मेनी ग्रेन्यूल्स विच इज फाउंड इनटू द साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट, प्रोटीन, स्टार्च, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, फैट भी। ओके, सो मैंने आपको ग्रेन्यूल के नाम बताए थे, अच्छे से देखना मेरे प्यारे बच्चों उस वीडियो को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज मैं आपको कुछ पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। मैंने आपको ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रोमियम के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, इट इज एल्गी। ठीक है, इट इज अ साइनोबैक्टीरिया। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एल्गी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया होता है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ में अपना कलर चेंज कर लेता है, या मैं ये कह सकती हूं कि देयर आर सो मेनी ब्लू ग्रीन एल्गीज who change their color according to the wavelength। तो अगर कम लाइट आ रही है तो कलर चेंज कर लेंगे, ज्यादा लाइट आ रही है तो कलर चेंज कर लेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ट्राइकोडेस्मियम के बारे में, ट्राइकोडेस्मियम इज द एल्गी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये पानी को लाल कलर प्रोवाइड करता है। अगर सनलाइट अलग होगी, मतलब ज्यादा वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये अपना कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई बात, जैसे कि 100 नैनोमीटर पे आपको ऐसे कुछ कलर्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज गैडुकोव्स फिनोमिना। ये कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमैटिक एडेप्टेशन होता है, मतलब एडिशनली उनको मिला होता है कि वो अकॉर्डिंग टू द सनलाइट अपना कलर चेंज कर सके। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी ये हमेशा अपना कलर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, जैसे कि ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रोमियम। ओके, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ये रेड सी कॉज करने वाला एल्गी है, जो कि मैं आपको पहले ही बता सकी हूं। इट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिक एडेप्टेशन, इट इज कॉल्ड एज गैडुकोव्स फिनोमिना। ओके, सो दिस इज द नॉलेज क्लाउड जो कि मैंने अभी आपको बताया। लेट्स टॉक अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉस्टॉक एक एग्जाम्पल है इसका, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। देखिए क्या होता है हमेशा देयर आर टू steps of the light of the photosynthesis। one is the light reaction and one is the dark reaction। मैं इसीलिए आपको इतना धीरे बोल रही हूँ कि फोटोसिंथेसिस के बेसिकली दो, क्या कह सकते हैं, स्टेजेस होती है। एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में व्हाट यू आर डूइंग, क्या कर रहे हैं आप? लाइट रिएक्शन में आप हमेशा एनर्जी बनाते हैं। क्या एनर्जी बना रहे हैं आप? एटीपी बनाते हैं, NADPH2 ये सब बनाते हैं। डार्क रिएक्शन में आपने क्या करना है? डार्क रिएक्शन में आपने लाइट रिएक्शन से जो एनर्जी बनाई थी ना बेटा, उसको यूज करना है। लाइट रिएक्शन के से जो आपने एनर्जी बनाई थी उसे यूज करके आपने बनाना है कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाना है आपने? कार्बोहाइड्रेट। मेरी बात आपको समझ में आई मैं क्या बोल रही हूं? देयर आर टू स्टेजेस of the photosynthesis। one is the light reaction and second one is the dark reaction। light reaction and dark reaction, इन दोनों में फर्क ये है कि लाइट रिएक्शन में हम बनाते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल, जबकि डार्क रिएक्शन में हम उन्हीं एनर्जी मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं, साथ में हम सिंथेसाइज करते हैं एटीपी मॉलिक्यूल इन द लाइट रिएक्शन। उस लाइट रिएक्शन में एटीपी मॉलिक्यूल के यूज करते हैं लाइट रिएक्शन से, और फिर डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं, और फिर CO2 को फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो मतलब डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट बनाना है और लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनानी। इतनी बात आपको समझ में आई? आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी प्रकार का कुछ मेटाबॉलिज्म इन द साइनोबैक्टीरिया। नॉस्टॉक हम लोग इसका एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिजम्स की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो दे आर द वन ऑफ द मोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं वो मैं अब आपको बताती हूं। जैसे कि
ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लेते हैं अमोनिया में, कंपाउंड्स में, ठीक है। सो लिखा भी होगा, हाँ ये देखिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये अमोनियम कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये क्या करते हैं, बिसाइड यूटिलाइजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। आपने क्या देखा, मेरी बात को ध्यान से समझना। हम लोग नॉर्मली जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो हम CO2 को बाहर से लेते हैं और फिर उसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इनको आप वन ऑफ द मोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म क्यों कह रहे हैं पता है? क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स मटेरियल भी बाहर से नहीं ले रहे, ये सिर्फ नाइट्रोजन ले रहे हैं, सिर्फ नाइट्रोजन, और फिर उससे पूरा काम खुद कर रहे हैं, इसलिए दे आर द मोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, साइनोबैक्टीरिया करता क्या है, बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है। बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है, ठीक है। ये एक एंजाइम की प्रेजेंस में होती है जिसे हम नाइट्रोजिनस एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोजिनस एंजाइम कहते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस बिना ऑक्सीजन के और ज्यादा एफिशिएंटली और तेज होती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द एनारोबिक प्रोसेस जो कि नाइट्रोजिनेज नाम के एंजाइम से होती है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, ध्यान समझिएगा, वो एक नॉस्टॉक जो है, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉस्टॉक इन दिस लेक्चर। तो नॉस्टॉक में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन मैं कहूँ या नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि बिना ऑक्सीजन के होता है, वो कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स में होता है जिसे आप कहते हैं हेट्रोसिस्ट। क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट, ठीक है। तो स्पेशल टाइप की सेल्स में होता है जिसे आप कहते हैं हेट्रोसिस्ट, ठीक। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन अंडर एनारोबिक कंडीशन नॉर्मली एक लार्ज, मतलब अलग से दिखेगी वो सेल, आपको नास्टॉक में ऐसे बीट टाइप का दिखाई देगा। मैं अगर आपको पिछले कुछ लेक्चर्स में लेके चलूं तो शायद नास्टॉक, ये देखिए, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये देखिए, आपको अगर मैं ये डायग्राम दिखाऊं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये जो चीज है, लेट मी समथिंग हाईलाइट दिस, ओके, हाँ ठीक है। सो ये अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इट इज द रेड, हो नो 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 नो, वी डोंट वांट टू नीड रेड। सो अगर मैं ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अगर मैंने हाईलाइट किया और अगर आपको दिखाई दे रहा है, पूरा बीड पर्पल कलर का है, पर अचानक से ये बीड आ गई है, इट इज कॉल्ड एज हेट्रोसिस्ट। क्या कहलाती है ये? हेट्रोसिस्ट। और यहीं पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। आगे आ जाइए, ओहो, हाँ इसके पीछे है क्या? ओके। सो आपको समझ में आया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कहाँ पर है? हेट्रोसिस्ट हैज टर्मिनल पोर्स, ठीक है, टर्मिनल पोर्स, ओके। Heterocyst has terminal pore which at maturity develops a polar granule, thickened cell wall, or these walls impermeable to the oxygen. So this create the anaerobic environment even under the aerobic condition. मेरी बात को ध्यान समझिए, हमेशा जो इनका नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो हेट्रोसिस्ट में ही क्यों होता है? क्योंकि ये अपने चारों तरफ एक ऐसी थिक वॉल बना लेते हैं कि कभी भी ऑक्सीजन एंट्री ले ही नहीं पाता, इसलिए हमेशा एनारोबिक कंडीशन बनाए रखते हैं अपने अंदर, चाहे भले ही बाहर एरोबिक चल रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हमेशा ये याद रखिए कि इसमें देयर आर टू स्टेप्स, देयर आर टू रिएक्शंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। नंबर 1 इज द PS1 photosynthesis reaction 1 and number 2 is the photosynthesis reaction 2। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन 1 से हम लोग बनाते हैं ATP एनर्जी मॉलिक्यूल, जबकि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन 2 में हम लोग CO2 का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। मेरी बात को ध्यान समझिएगा। देयर आर टू रिएक्शंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। नंबर 1 इज द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन 1, नंबर 2 इज द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन 2। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन 2 से हम लोग क्या करते हैं? जनरली हम CO2 का फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? CO2 का फिक्सेशन करते हैं, ओके। तो जनरली हम क्या करते हैं? CO2 का फिक्सेशन करते हैं। व्हाट वी आर डूइंग, हम CO2 का फिक्सेशन करते हैं। अब हेट्रोसिस्ट के अंदर PS2 रिएक्शन नहीं हो सकती, मतलब CO2 फिक्स होकर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, या मैं कहूं कि CO2 फिक्स नहीं हो सकता, ठीक। तो CO2 कहां फिक्स होगा? अब देखिए ध्यान से आप डायग्राम को। अच्छा, मैं आपको आगे ही बता दूंगा, आगे भी अपन ने डायग्राम बना तो रखा ही है, ठीक है। तो हेट्रोसिस्ट आपने देखा, उसके चारों तरफ पर्पल कलर की सेल्स लगी रहती हैं, इन्हें आप कहते हैं वेजिटेटिव सेल्स। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल्स। तो जो सेल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेती उनको आप वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं। तो CO2 फिक्सेशन कहां पर होता है? PS2 रिएक्शन कहां हो जाती है? उन पर्पल वाली सेल्स में, ठीक है, वो वेजिटेटिव सेल्स में। इसी वजह से कभी भी ऑक्सीजन नहीं निकल पाती। आई बात समझ में? इसीलिए कभी भी
ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ PS2, ठीक है। इसीलिए कभी भी हेट्रोसिस्ट से ऑक्सीजन तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि PS2 नहीं है, और अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए है तो PS2 होना जरूरी है, ठीक है। PS1 रिमेन एक्टिव विच जनरेट द ATP टू फिक्स द नाइट्रोजन। मैंने आपको बताया कि PS2 रिएक्शन से दो चीजें होती हैं, पहला ऑक्सीजन निकलता है, दूसरा CO2 फिक्स होता है। ये दोनों रिएक्शन हेट्रोसिस्ट के अंदर नहीं हो सकती। हेट्रोसिस्ट के अंदर PS2 फोटोसिंथेसिस रिएक्शन 2 नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन कभी नहीं निकल सकता, और ऑक्सीजन कभी नहीं निकलेगा, इसीलिए वो एनवायरनमेंट एनारोबिक रहता है। बजाय इसके कि CO2 फिक्स होता है आपकी वेजिटेटिव सेल्स जो उसके आजू बाजू पाई जाती हैं, ठीक है, आई बात समझ में। और PS1 होता है हेट्रोसिस्ट के अंदर, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन 1 होता है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, जिसकी वजह से वहां पर क्या इवॉल्व होता है, ATP। मतलब आप ATP बना सकते हैं हेट्रोसिस्ट के अंदर, पर आप ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं कर सकते, CO2 को कार्बोहाइड्रेट में नहीं कन्वर्ट कर सकते क्योंकि आपके पास PS2 रिएक्शन 2 नहीं है। आई बात समझ में। अब आपने ATP क्यों बनाना है, ताकि हम नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया में कन्वर्ट कर सके, ठीक है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन ना, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी नाइट्रोजन फिक्सेशन, मोस्ट ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी इनरिच द सॉइल बाय द रिलीजिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम द सराउंडिंग इन द सराउंडिंग। इस प्रोसेस से जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी रहते हैं वो सिंपल नाइट्रोजन को लेते हैं, हेट्रोसिस्ट के अंदर भरते हैं, PS1 उनके लिए ATP बना ही रहा है, उस ATP एनर्जी को यूटिलाइज करके नाइट्रोजन को वो अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसे वो सॉइल में निकाल देते हैं, जिससे आपकी जो सॉइल होगी वो नाइट्रोजनस कंपाउंड से भरी होगी जो कि प्रोटीन बनाने में बहुत ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। रिएक्शन देख लीजिए, आइए देखो 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 क्या बनाया है मैंने, वाह वाह वाह, देखो। सो दिस इज द हेट्रोसिस्ट डन, हाँ मैम समझ गए हम लोग। दिस इज द वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है, हाँ मैम हम लोग समझ गए। सो लाइट आ रही है, ये देखिए लाइट आई, लाइट एंट्री ली, सिर्फ PS1 होता है, लाइट को यूटिलाइज करके आपने क्या बनाया, ATP। ATP इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम किस में कन्वर्ट हो गई, अमोनिया में। अमोनिया किस में कन्वर्ट हो गया, अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड को किसको दे दिया गया, वेजिटेटिव सेल्स को, ताकि वो भी न्यूट्रिशन ले सके। इधर से भी आप देते जाइए ताकि वो भी न्यूट्रिशन ले सके। सो दिस इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी जो आपको मैंने अभी बताया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो आपको समझ में आया क्या होता है, PS2 नहीं होता, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन 2 नहीं होती। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन 2 नहीं होने की वजह से क्या नहीं आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन 2 नहीं होती जिसकी वजह से कभी भी CO2 फिक्स नहीं हो सकता आपके क्या नाम से हेट्रोसिस्ट के अंदर। सिर्फ हेट्रोसिस्ट के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब वो ATP को लेते हैं। तो मैडम कार्बोहाइड्रेट कैसे बनेगा, वेजिटेटिव सेल्स में हो रहा है ना, कोई टेंशन थोड़ी आजू बाजू की सेल्स में, ठीक है। तो आई बात आपको ये समझ में, सिर्फ और सिर्फ हेट्रोसिस्ट में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, बाजू बाजू वाली को अमाइनो एसिड दे देते हैं। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइनोबैक्टीरिया इज द रिप्रोडक्शन। क्या होता है रिप्रोडक्शन, देखो दुनिया में आए हो तो प्रजनन तो करना ही है भाई, तो वैसे इनकी भी बात है ना, तो इन्हें भी क्या करना है बेटा, रिप्रोडक्शन करना है। तो जय माता दी, स्टार्ट करते हैं अपन। तो रिप्रोडक्शन जो होता है ये जनरली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता, ठीक है। कौन कौन से रिप्रोडक्शन टाइप है, बाइनरी फिजन, फ्रैगमेंटेशन, हेटेरोसिस्ट, एकाइनेट्स, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये है आपका किसका, ये है आपका हेटेरोसिस्ट का। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग हेटेरोसिस्ट पढ़ रहे थे, इसलिए मैं भी आपको हेटेरोसिस्ट ही समझा देती हूँ। हेटेरोसिस्ट वो स्ट्रक्चर होता है जो कि अनइवनली थोड़ा बड़ा होता है, हमको दिखाई देता है, इसके ऊपर चारों तरफ वॉल होती है ताकि अंदर क्या है वो अपना एयर ना घुस सके। पर जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो इसी वॉल के अंदर ये जो है तो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं बाय द बाइनरी फिजन। थोड़ी देर के बाद 3-4 हो जाते हैं। सेल वॉल जो होती है वो मोटी, मतलब भाई सेल वॉल क्या होगी, सेल वॉल मुझे बताओ क्या होगी, सेल वॉल के ऊपर लोड बढ़ेगा, सेल वॉल जो हेटेरोसिस्ट की वॉल है वो फट जाएगी और आपके 4 नए जो है तो नॉस्टॉक मिलेंगे। इन्हें ही आप न्यू ट्राइकोम या न्यू नॉस्टॉक भी कह सकते हैं। आई बात समझ में। तो ब्रोकन वॉल ऑफ द सिस्ट फिर कैसे बनेगा मैडम, सिस्ट अपने आप सिंथेसाइज करेगा, फिर बाद में वापस से इसमें हेटेरोसिस्ट बनेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन ऑफ द मोनेरा, बाइनरी फिजन, सो दिस इज द वेजिटेटिव सेल्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट का कैसे हुआ, वॉल था, अंदर एक सेल 2 में कन्वर्ट हुई,
उसके बाद आपके वॉल पे लोड बढ़ा, वॉल फट गई और आपके जो चेन है वो बनती रही। पर अब वो हेटेरोसिस्ट नहीं रहे, वो वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, वेजिटेटिव सेल कैसे करती है बताओ? ये बड़ी हुई, बड़ी से दो भागों में कट गई, दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन ऑफ द नॉस्टॉक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, सो आपको मैं अब बताती हूँ, दिस इज कॉल्ड एज एकाइनेट्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एकाइनेट्स। ठीक है, एकाइनेट्स क्या होता है मुझे बताइए? ठीक है, एकाइनेट्स आप देख रहे हैं, सो ये आपको दिख रही है हेटेरोसिस्ट, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, लुक एट दिस एरिया, दिस इज द हेटेरोसिस्ट। आपको क्लियर नहीं होगा शायद, सो दिस एरिया इज कॉल्ड एज हेटेरोसिस्ट। डन, लेट मी सेलेक्ट द येलो कलर, आई लव येलो। ठीक है, सो दिस इज द येलो एरिया इज कॉल्ड एज हेटेरोसिस्ट। हाँ मैम समझ गए हम लोग, हेटेरोसिस्ट कैसे रिप्रोड्यूशन करता है, कैसे मेटाबॉलिज्म करता है, सब बताया। ठीक है, उसके बाद ये क्या है आपके वेजिटेटिव सेल्स बाइनरी फिजन करते हैं। हाँ मैम समझ में आया। Now let's talk about the echinates. ठीक है, echinates is the part of the vegetative cell. Echinates किसका पार्ट है? वेजिटेटिव सेल का ही पार्ट है, पर ये खाना ले लेके आसपास से न्यूट्रिशन लेके बड़ा हो गया है। बाद में ये खुद ही जो है ये कट कर अलग हो जाएगा, मतलब ये आगे अपनी चेन बढ़ाता रहेगा। ठीक है, मतलब ग्रो करेगा ऊपर से, फिर आगे बढ़ा लेगा, फिर ग्रो करेगा ऊपर से, आगे बढ़ा लेगा। तो echinates is also the as like the binary fission, बस बड़ा होता है, फूड रिजर्व होता है इसमें, ये भी बल्ज आउट होकर बाहर हो जाता है। बाहर मतलब कट के नहीं गिरेगा, वो चेन कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो मैडम पुराने वाली चेन का क्या होगा? पुराने वाले अपने आप हटते रहते हैं उसमें। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म है बेटा, सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, दे हैव ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म। ठीक है, ऑक्सीजनिक मैडम अभी तो आपने बोला था कि वो हेटेरोसिस्ट है, बेटा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन था। फोटोसिंथेसिस अगर वो कर रहे हैं नॉर्मल फोटोसिंथेसिस, तो वो कैसे करेंगे? वो नॉर्मल प्रोसेस से ही करेंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि। ठीक है, दे कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द अमोनिया, मैंने आपको पहले ही बताया, ताकि सॉइल में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन कंपाउंड हो और वो सॉइल रिच हो जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, टोलिपोथ्रिक्स एंड ओलिसोरा। ठीक है, ओलिसिरा, ठीक है, ओलिसोरा बोल रही हूँ मैं। सो नंबर 1, दिस इज द टोलिपोथ्रिक स्ट्रैंड्स। मैंने आपको बोला ही था कि जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो स्ट्रैंड्स फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रैंड्स फॉर्म में। ये भी देखिए स्ट्रैंड्स फॉर्म में है। तो ये जो जैसे कि आपने देखा कि नॉर्मली जितने भी साइनोबैक्टीरियाज होते हैं ये किसी के साथ एसोसिएट होंगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। जैसे कि किसी की रूट पे जो होंगे, आपने देखा वहाँ कोरोलॉइड रूट साइकस वाली। ठीक है, तो ये किसी के रूट में रहते हैं तो ये करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। पर टोलिपोथ्रिक्स और ओलिसिरा ये दो ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो रहे चाहे ना रहे किसी के साथ, ये सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल नाइट्रोजन रिच कंपाउंड को सॉइल को देते रहते हैं। सॉइल का फायदा है। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ साइनोबैक्टीरिया जैसे कि आपका एनाबिना और नॉस्टॉक। ठीक है, एनाबिना और नॉस्टॉक, ठीक है, ये सॉइल को रीजनरेट करते हैं। दिस इज रिके सॉइल है, ओके, दिस इज आई, ओके। तो ये सॉइल को बार बार रीजनरेट करते हैं, सॉइल को जिंदा रखते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड मिलाएंगे तो भाई जिंदा रहेगी सॉइल, अच्छा रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये डैम्प और एक्वेटिक हैबिटेट में भी रह सकते हैं, दलदल और एक्वेटिक हैबिटेट में भी रह सकते हैं। ठीक है, और दे enrich the root environment in any wetland condition as rice field। ये कहीं भी जैसे चावल है, चावल के खेतों में रहेंगे ना तो चावल में नाइट्रोजन को बढ़ाएंगे, तो ये पानी में रहते हैं तो भी ये काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट। हमेशा याद रखिए राइस जो होता है, जो एनाबिना है, मेनली एनाबिना किसके सॉइल में रहता है? जहां पर चावल लगा रहता है, तो चावल के जो आसपास का एरिया रहता है वहां पर नाइट्रोजन को बढ़ाता है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि साइनोबैक्टीरिया सिर्फ सॉइल के नाइट्रोजन को बढ़ाता है, तो ऐसा नहीं है। वो दलदल वगैरह में भी रह सकता है और रूट को नाइट्रोजन किसी भी कंडीशन में दे सकता है, मतलब फिक्स करके इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया एंड अमाइनो एसिड। ठीक है, सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया ईट एज इट इज। ठीक है, जैसे सिंगल सेल प्रोटीन स्पाइरुलिना, ये एक ऐसा साइनोबैक्टीरिया होता है जिसको हम एज इट इज खा लेते हैं। आई बात समझ में? ये एक ऐसा साइनोबैक्टीरिया है जिसको हम एज इट इज खा लेते हैं, विच इज कॉल्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन और द स्पाइरुलिना। ठीक है, आई बात समझ में? सो दिस इज द सिंगल सेल प्रोटीन और द स्पाइरुलिना। ये एडिबल होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, तो जिसको भी बॉडी बनानी है भाई साहब तो सिंगल सेल प्रोटीन खाओ, स्पाइरुलिना। ठीक है, नाउ जैसे कि लिंबिया, ठीक है,
एक और साइनोबैक्टीरिया होता है लिंगबिया, ये एंटीबायोटिक बनाने के काम आता है। किसके काम आता है? एंटीबायोटिक बनाने के काम आता है। इसका एक्सट्रैक्ट जो होता है वो हम एंटीबायोटिक बनाने के काम करते हैं। तो आपने देखा कि ये सॉइल का नाइट्रोजन बढ़ाता है, हर चीज में काम करता है, बहुत फायदे हैं। पर हमेशा कोई भी चीज हमेशा किसी का अच्छा पार्ट नहीं हो सकती ना। अगर मैं सोचूं मैडम बहुत अच्छी हैं, पर कोई ना कोई ऐसा होगा जो मेरी पीठ पीछे, में भी सारे ही हो, ठीक है, पीठ पीछे बुराई करता ही होगा। तो सम साइनोबैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो एल्गल ब्लूम कॉज करते हैं। एल्गल ब्लूम का मतलब यह है कि अब पानी के ऊपर अपनी इतनी मोटी लेयर बना लेंगे कि ऑक्सीजन का ट्रांसफर नहीं हो सकता, और जितने भी मछली वछली सब रहते हैं नीचे वो सारे मर जाएंगे, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज एल्गल ब्लूम। तो ऐसे साइनोबैक्टीरिया विच इज द माइक्रोसिस्टिस एरोजिनोसा, एनाबिना फ्लॉस एक्वी एंड एम्फीनिजोमिनन, ठीक है, एम्फीनिजोमिनन फ्लॉस एक्वी। So this is the एम्फीनिजोमिनम फ्लॉस एक्वी एंड दिस इज द एनाबिना फ्लॉस एक्वी। ये दोनों एल्गल ब्लूम कॉज करने का जो है तो गड़बड़ काम करते हैं, जिसकी वजह से आपको कभी भी एल्गल ब्लूम, आपने देखा होगा कि पानी में से काई जैसी जमी रहती है ना, इस काई की वजह से कभी, इट इज कॉल्ड एज एल्गल ब्लूम, इससे कभी भी ऑक्सीजन ट्रांसफर कम हो जाता है, धीरे धीरे एक्वेटिक एनवायरनमेंट मरने लगते हैं। सो दिस इज द एनाबिना फ्लॉस एक्वी। अब पानी को उठाएंगे ना तो आपको ऐसा दिखाई देगा वो। सो दिस इज द एनाबिना फ्लॉस एक्वी। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइनोबैक्टीरिया। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग अबाउट द बैक्टीरिया। अभी बचा है, छोड़ना नहीं, अपने को पढ़ना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे, तो अगली क्लास में मिलते हैं। लेक्चर देखिएगा, छोड़िएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। थैंक यू सो मच।